हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। पूंजी की लागत के बारे में हम देखेंगे, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, पूंजी की लागत की अवधारणा का क्या महत्व है और पूंजी लागत का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूंजी की लागत के अर्थ से। तो जहाँ तक अर्थ की बात करें हम, पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो एक फर्म को अपने विनियोग से अवश्य अर्जित करनी चाहिए, जिससे फर्म उस विनियोग के लिए प्राप्त किए गए कोषों की लागतों का भुगतान कर सके। देखिए, एक फर्म जब भी किसी भी साधन से पूंजी प्राप्त कर सकती है। देखिए, जब एक फर्म की स्थापना की जाती है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसके स्वामी के पास अपनी ही पूंजी हो उस फर्म में लगाने के लिए। इसीलिए वो क्या करता है कि कोषों की व्यवस्था करता है। अब इन कोषों की व्यवस्था कहाँ से कर सकता है? बैंक से उधार ले सकता है, समतांश जारी कर सकता है, पूर्वाधिकार अंश जारी किए जा सकते हैं या ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न साधन हैं जिनसे एक स्वामी, एक कंपनी का जो भी प्रबंधक है वो पूंजी की व्यवस्था कर सकता है व्यवसाय के संचालन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से किस साधन से पूंजी प्राप्त की जाए। समता अंशों पर लाभांश दिया जाता है, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है, उस दर से लाभांश दिया जाएगा। समतांशधारियों के लिए लाभांश की दर पूर्व निश्चित नहीं होती। ऋण पत्रधारियों को ब्याज दिया जाता है जिस पर ब्याज की दर पहले से निश्चित होती है। बैंकों से यदि पैसा लिया जाए तो ब्याज दिया जाएगा, और यदि स्वामी के पास अपनी कुछ पूंजी है या जो व्यवसाय के पुराने लाभ हैं, यदि पुराना व्यवसाय है तो अपने लाभों को वापस विनियोजित कर सकता है, और पुराने लाभ नहीं है तो अपनी पूंजी को विनियोजित कर सकता है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग जिसे हम बोलते हैं, लाभों का पुनर्विनियोजन। तो ऐसे सिचुएशन में उसकी भी लागत होती है। देखिए, ये सब पूंजी की लागत कहलाती है। अंशों पर दिया जाने वाला लाभांश, ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज, या अपने लाभों को वापस विनियोजित करना। तो उस लाभ को यदि वो कहीं और विनियोग करता तो उस पर उसे कुछ ना कुछ रिटर्न प्राप्त होता। तो ये जो रिटर्न उसे प्राप्त नहीं हुआ है वो भी उसके लिए एक लागत है। तो इस प्रकार से ये जो लागत है, तो किस साधन को उपयोग लिया जाए, पूंजी किस साधन से प्राप्त की जाए ताकि उसकी लागतें बिल्कुल कम हो जाए। एक जो भी व्यवसायी है उसका ऑब्जेक्ट होता है कि पूंजी की लागतों को कम से कम करे। तो इन साधनों को वो किस प्रकार से काम में ले कि उसकी लागत कम से कम हो जाए, कौन से साधन को काम में ले या सभी साधनों को सम्मिलित रूप से काम में ले, तो किसकी कितनी मात्रा हो, किस मात्रा में, किस एवरेज में उसे उपयोग किया जाए ताकि पूंजी की लागत कम से कम हो जाए। तो ये यहाँ पर उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह से ये पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो एक फर्म अपने विनियोगों से अवश्य प्राप्त करना चाहती है। यानी कि एक फर्म जो पूंजी लगा रही है उससे कम से कम इतना तो मिले ताकि वो अंशधारियों को लाभांश दे सके, ऋण पत्रधारियों को ब्याज दे सके, और जो पैसा उसे अपनी पूंजी को बाहर विनियोग करने से मिलता, कम से कम उतना तो उसे अपने व्यवसाय में प्राप्त होना ही चाहिए ताकि उसके कोषों की लागतों का भुगतान हो सके। तो यही सब पूंजी की लागत है जो मैंने अभी आपको बताई। अंश पत्र जारी करता है तो उसके रूप में दिया जाने वाला लाभांश, ऋण पत्र जारी करता है तो उसके रूप में दिया जाने वाला ब्याज, और रिटेन्ड अर्निंग के समय में भी उस पर जो भी प्रत्याय मिल सकता उसे वो उसकी लागत कहलाती है। तो इसी बारे में हम आगे देखते हैं। पूंजी की लागत धारणा का क्या महत्व है व्यवसायी के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं हम, पूंजी बजटन निर्णयों में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। पूंजी बजटन के जितने भी निर्णय हैं उसमें ये सहायक है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि पूंजी की लागत क्या होगी। बजटन डिसीजन, देखिए पूंजी बजटन का मतलब है किसी दीर्घकालीन परियोजना में निवेश करने से पहले एक व्यवसायी ये सोचता है कि वो पूंजी किन किन साधनों से प्राप्त कर सकता है और उसे उसकी लागत क्या आएगी। क्योंकि यदि परियोजना में विनियोग करने पर उसे उस परियोजना से उतने लाभ नहीं मिले जो उसकी लागतों को पूरा कर सके, तो उस परियोजना में निवेश करने से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं है।
तो इसलिए सबसे पहले वो देखता है कि उस परियोजना में कितना पैसा चाहिए और उन्हें किन साधनों से प्राप्त कर सकता है ताकि उसके लागतें कम से कम हो और लाभों में वृद्धि हो। तो पूंजी बजटन के जितने भी निर्णय लेने हैं, कौन सी परियोजना को अडॉप्ट करना चाहिए, ये सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत पर। नेक्स्ट देखिए, पूंजी संरचना के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। एक फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी पूंजी उसे काम में लेनी है, समतांश ज़्यादा निर्गमित किए जाएं या पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए जाएं या ऋणपत्र निर्गमित किए जाएं, समता पर व्यापार का लाभ उठाया जाए या वो बोल सकते हैं कि अपनी स्वयं की पूंजी है उसके पास, तो किस प्रकार से उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये निर्णय कब कैसे करेगी फर्म, पूंजी की लागत को देखकर। जिस साधन से या जिस अनुपात में विनियोग करने पर, इन सभी साधनों को किस अनुपात में विनियोग करने पर पूंजी की लागत कम से कम आएगी, तो उसी के आधार पर वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर संरचना डिसाइड करेगी, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी, जिसको हम बोल सकते हैं पूंजी संरचना का निर्धारण करेगी। तो ये निर्धारण करने में भी पूंजी की लागत बहुत ज़्यादा सहायक है, महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय स्रोतों के तुलनात्मक मूल्यांकन में सहायक। जो वित्तीय स्रोत हैं उनका तुलनात्मक मूल्यांकन करने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किस प्रकार से, देखिए अंशों के रूप में यदि देखें तो समता अंशों पर ज़्यादा लाभांश देना पड़ेगा या पूर्वाधिकार अंशों को ज़्यादा लाभांश दिया जाएगा, कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है, या ऋण पत्रों को कितना ब्याज देना पड़ेगा, फ्यूचर में उसका क्या ट्रेंड रहेगा, फ्यूचर में और हमें विस्तार करना है तो कौन सा साधन हमारे लिए सस्ता रहेगा, किस साधन की लागत कितनी आएगी, तो आपस में उनका तुलनात्मक मूल्यांकन करना, कंपैरिजन करना। तो एक कॉम्पिटिटिव स्टडी यदि इन साधनों के बारे में करनी है, इन साधनों की लागतों के बारे में करनी है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अध्ययन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के माध्यम से, पूंजी की लागत के अध्ययन के माध्यम से ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा साधन एक व्यवसायी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उपयुक्त रहेगा, कम लागत वाला रहेगा। तो इस प्रकार से तुलनात्मक लागत में भी ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च प्रबंधकों की वित्तीय कुशलता के मूल्यांकन में सहायक, हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ हायर मैनेजर्स। जो उच्च प्रबंधक हैं, चूँकि उनके पास प्रबंध की सारी जिम्मेदारी है, एक संस्था की कुशलता और अकुशलता उन्हीं के निर्णयों पर डिपेंड करती है, उनके निर्णयों पर, जिसको हम बोल सकते हैं उनके निर्णय से प्रभावित होती है। और उच्च प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है संस्था के लाभों को अधिकतम करना, और ये लाभ अधिकतम कर सकते हैं वो लागतों को रिड्यूस करके, लागतों को कम करके। तो एक उच्च प्रबंधकों की वित्तीय कुशलता कब कंसिडर होगी, कब हम उसे देख सकते हैं, जब उसकी लागतें वो कम करने में सफल हो जाए। और इस प्रकार से विभिन्न साधनों की, पूंजी साधनों की यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कौन से साधन की लागत कम है, उसी साधन को वो अपनाकर, या कौन सा मिक्सचर पूंजी के साधनों का, या पूंजी संरचना, किस प्रकार की पूंजी संरचना संस्था के लिए उपयुक्त रहेगी, यदि इसका अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उच्च प्रबंधक सफल हुए हैं अपने कार्यों में। तो उनकी वित्तीय कुशलता का मूल्यांकन करने में, मापन करने में ये पूंजी की लागत सहायक है। यदि वो पूंजी की लागतों को कम करने में सफल रहे हैं तो सफल माने जाएंगे, उनका वित्तीय उनकी वित्तीय कुशलता अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अन्य क्षेत्रों में उपयोग, यूजफुल इन अदर एरियाज। जितने भी अन्य वित्तीय निर्णय लेने हैं व्यवसाय में, उन सब के लिए यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही सबसे पहले देखा जाता है। यानी कि किस प्रकार की लाभांश नीति अडॉप्ट की जाए, लाभों की मात्रा क्या रहे, लाभांश स्थिर दर से दिए जाएं या जिसे हम कह सकते हैं परिवर्तनशील होता रहे, लाभों की मात्रा में लाभांश डिविडेंड की रेट में परिवर्तन होता रहे, उनमें ग्रोथ करनी है तो किस रेट से उनमें ग्रोथ की जाए, किस दर से वृद्धि की जाए, कार्यशील पूंजी कितनी हमारे पास रखी जाए व्यवसाय में। तो इस प्रकार से ये जो निर्धारण करना है पूंजी का कि किस आधार पर पूंजी निर्णय लिए जाएं, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, एक व्यवसाय की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, पूंजी लागतों पर।
तो पूंजी की लागतों के आधार पर ये व्यवसाय के जितने भी अन्य वित्तीय निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी की लागत का इन आधारों पर महत्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूंजी की लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, विशिष्ट लागत तथा संयुक्त लागत, स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। देखिए विशिष्ट लागत क्या हो गई? जब किसी एक विशिष्ट वित्तीय साधन या वित्तीय स्रोत की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी लागत का हम निर्धारण करते हैं, तो उसकी विशिष्ट लागत के अंतर्गत माना जाता है। जैसे मान लीजिए समता अंशों की लागत कितनी आ रही है, यदि स्पेसिफिक रूप से हम निकालें, या पूर्वाधिकार अंशों की लागत कितनी आएगी संस्था के लिए, फर्म के लिए, तो ये एक विशिष्ट लागत में कंसीडर की जाएगी। और यदि संयुक्त लागत की हम बात करें, तो यदि इन दोनों की एवरेज निकाल लिया जाए दोनों का कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी आई है, समतांश पूंजी की लागत इतनी है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत इतनी है, अब दोनों का एवरेज यदि हम निकालें तो वो क्या कहलाएगी? इनकी संयुक्त लागत, कॉस्ट ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट कॉस्ट, जिसमें और भी साधन हो सकते हैं। ये दो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, डिवेंचर भी हो सकते हैं या और कोई पूंजी स्ट्रक्चर यदि कंपनी ने अडॉप्ट किया है तो वो भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, उन सबका एवरेज निकाला जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दो साधन बता दिए थे। तो इस प्रकार से जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उन साधनों की सम्मिलित रूप से लागत क्या आई है वो कहलाएगी कंपोजिट कॉस्ट या संयुक्त लागत। नेक्स्ट देखिए औसत लागत तथा सीमांत लागत, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखिए यदि जितने भी साधन कंपनी ने अपनाए हैं, पूंजी स्रोत अपनाए हैं, उनकी भारित औसत लागत निकाल ली जाए, वेटेड एवरेज कॉस्ट का यदि कैलकुलेशन किया जाए तो ये कहलाएगा औसत लागत, उस पूंजी कोष की औसत लागत। इसके अलावा यदि हम सीमांत लागत की बात करें तो सीमांत लागत होती है जो भी पूंजी उसने प्राप्त की है उसमें नए कोषों की लागत, जो नए कोष हैं पूंजी के, उन सब की लागत सीमांत लागत कहलाती है। और आधुनिक प्रबंधक जो हैं वो इस नई लागत को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखिए भूतकालीन लागत तथा भावी लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। भूतकालीन लागत क्या है? जो भूतकाल में आई थी, जो हमारी जिसको हम बोल सकते हैं कि लेखा पुस्तकों में लिखी जा चुकी है लागत, वो लागत क्या कहलाती है? भूतकालीन लागत। लेखा पुस्तकों में लिपिबद्ध होती है, पिछले वर्षों में कितनी लागत रही है उसका अध्ययन किया जाए तो वो भूतकालीन लागत है। ये बहुत ज़्यादा भावी लागतों की तुलना में ये कम महत्वपूर्ण होती है। भावी लागत क्या है? जो भविष्य के लिए अनुमानित की जाती है, भविष्य में क्या लागत आ सकती है उसके आधार पर निर्धारण करना पूंजी के विभिन्न स्रोतों की लागत भावी लागत कहलाएगी। तो जनरली भावी लागत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक संस्था के लिए, क्योंकि भूतकाल जा चुका है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में जो लागतें आने वाली है वो संस्था के हाथ में है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें कम करने की एक कोशिश की जा सकती है, रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि उनमें कमी की जा सके। तो ये सारी जो भविष्य में आने वाली लागतें हैं वो भावी लागत कहलाएंगी, फ्यूचर कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रकार इसका आता है स्पष्ट लागत तथा अवसर लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए पूंजी की जो स्पष्ट लागत है यह पूंजी स्रोत की वह कटौती दर है जो उस परियोजना के अनुमानित रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य को विनियोग के मूल्य के बराबर कर देती है। यानी कि जो रोकड़ अंतर्वाह है वो वर्तमान विनियोग मूल्य के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी लागत क्या कहलाती है? ऐसी लागत कहलाती है स्पष्ट लागत। जबकि अवसर लागत की यदि हम बात करें तो अवसर लागत वह लागत होती है जो किसी विशिष्ट विनियोग परियोजना को स्वीकार करने के लिए छोड़े गए वैकल्पिक अवसर होते हैं। अर्थात किसी भी समय में एक उपभोक्ता एक ही जगह विनियोग कर सकता है, दूसरी जगह वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो जो अवसर उसने छोड़ दिए हैं जहाँ पर वो विनियोग नहीं कर पाया है उसमें उसे कितना प्राप्त होता, वो सारी उसके लिए क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अर्थात जो छोड़े गए हैं
इस प्रकार अवसर लागत क्या हो गई? विनियोग अवसर से संलग्न वह आंतरिक प्रत्याय दर जो उस परियोजना को स्वीकार कर लेने पर अंशधारियों को भावी उपार्जनों के रूप में छोड़नी होगी, अर्थात जो उसे एडिशनल कहीं और प्राप्त हो सकती थी विनियोग करने पर, तो वो लागत उसके लिए क्या कहलाती है? अवसर लागत। तो इस प्रकार से ये पूंजी लागतों का वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी। तो ये वाला हमारा आज का टॉपिक यहीं पर हम इसे विराम करते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है। अगली वीडियो में फिर इसी टॉपिक में मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।